दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जापान के आधुनिक उदय की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि जापान के आधुनिकीकरण पर एक निबंध लिखें। तो जापान का आधुनिकीकरण कैसे हुआ ये पूछा जा सकता है, या फिर जापान का आधुनिक उदय किस तरह से हुआ उसकी प्रक्रिया को पूछा जा सकता है। दोनों एक ही बात है। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल डिटेल में। चैनल पर दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर दे ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारे विषयों का अच्छे से तैयारी कर सके। ये आपका हिस्ट्री मेजर 16 का क्वेश्चन। अगर आप लोग चाहते हैं 17, 18, 19 अच्छे से तैयारी करें तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। समझते हैं हम लोग कि जापान का आधुनिक उदय कैसे हुआ, उसकी क्या प्रक्रिया रही है। एक छोटा सा भूमिका को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक जापान एक सामंती और परंपरागत देश था। हम आपको पिछले क्वेश्चन जो करवाए उसमें बताए थे कि जब आपका टोकुगावा परिवार का यहाँ पर शासन चल रहा था, या फिर जो शोगुनों का शासन यहाँ पर चल रहा था, उसी टाइम की बात किया जा रहा है कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक जापान एक सामंती और परंपरागत देश था। वहाँ टोकुगावा शोगुनों का शासन था, समाज सामंती वर्गों में विभाजित था तथा देश लंबे समय तक बाहरी दुनिया से लगभग अलग थलग रहा। इस चीज को हम पिछले कई सारे क्वेश्चन में बता चुके हैं और आपको समझ में आ रहा है। अगर हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं और एक ही चीज को आपको बता रहे हैं और मेरे सारे वीडियोस को आप देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा। आगे से कहा जा रहा है कि लेकिन 1868 ईस्वी में हुई मेजी पुनर्स्थापन के बाद जापान में व्यापक परिवर्तन शुरू हुए। फिर आपको बता दें कि 1868 में मेजी पुनर्स्थापन आपको देखने को मिला होगा, हमको पिछले क्वेश्चन में बताए थे। और उसके बाद कहा जा रहा है कि जापान में व्यापक परिवर्तन शुरू हुआ। इन परिवर्तनों ने जापान को एक पिछड़े सामंती देश से आधुनिक, औद्योगिक और शक्तिशाली राष्ट्र में बदल दिया। और ये जो परिवर्तन हुआ इसने क्या किया, जापान को, जो जापान एक पहले पिछड़ा सामंती देश हुआ करता था, वो अब क्या है, आधुनिक और औद्योगिक और शक्तिशाली राष्ट्र में बदल गया जब मेजी पुनर्स्थापन हुआ उसके बाद से मात्र कुछ ही दशकों में। आगे कहा जा रहा है कि जापान का आधुनिक उदय केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सैन्य और औद्योगिक सुधारों की एक लंबी प्रक्रिया थी। ऐसा नहीं कि जो जापान का आधुनिक उदय वो सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में हुआ था, बल्कि सभी क्षेत्रों में, चाहे वो समाज हो, चाहे वो आर्थिक चीजें हो, चाहे वो सेना हो, चाहे शिक्षा हो, ठीक है, औद्योगिक हो, सारी चीजों में क्या तो सुधार यहाँ पर हुआ था। बहुत कम समय में जापान ने पश्चिमी देशों की तकनीक और संस्थाओं को अपनाकर स्वयं को आधुनिक बनाया और विश्व की प्रमुख शक्तियों में स्थान प्राप्त किया। कुछ ही दशकों में, मात्र कुछ ही दशकों में आप लोग देखते हैं कि 1868 में मेजी पुनर्स्थापन होता है और वहां पर जो जापान का राजा बनता है वो बनता है मुत्सुहितो, जो शासन करता है 1868 से लेकर के 1912 ईस्वी तक। 1868 से लेकर के 1912 ईस्वी तक ये शासन करता है मुत्सुहितो। और सिर्फ कुछ ही दशकों में आप देख पा रहे हैं कि जो जापान है वो एक आधुनिक राष्ट्र बन जाता है। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत कम समय में जापान ने पश्चिमी देशों की तकनीक, संस्थाओं को अपना करके स्वयं को आधुनिक बनाया और विश्व की प्रमुख शक्तियों में स्थान प्राप्त किया। इसलिए जापान का आधुनिक उदय विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में माना जाता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा भूमिका लिखा था। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि जापान के आधुनिक उदय की क्या प्रक्रिया रही। जो जापान है वो एक आधुनिक देश कैसे बन गया, उसकी क्या क्या प्रक्रिया हुई, कौन कौन से उसमें क्या काम हुआ, कौन कौन सा उसमें कारण रहा। तो पहला जो प्रक्रिया हुआ वो था मेजी पुनर्स्थापन और राजनीतिक परिवर्तन। जो मेजी पुनर्स्थापन हुआ और उसके कारण जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, राजनीतिक परिवर्तन का मतलब है कि पहले जो जापान था उसमें शोगुनों का शासन चलता था, मतलब राजा हुआ करता था, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का, वास्तविक सत्ता किसके हाथ में होता था, शोगुनों के हाथ में होता था। तो जो मेजी पुनर्स्थापन हुआ तो ये जो पूरा सामंती व्यवस्था था या फिर जो राजनीति था उसमें परिवर्तन देखने को मिला। तो इस तरह से क्या हुआ, जो जापान है वो आधुनिक देश बनता गया, ठीक है। इस तरह से इसमें परिवर्तन हुआ है। तो समझते हैं हम लोग इस चीज को। कहा जा रहा है कि जापान के आधुनिक उदय की शुरुआत 1868 ईस्वी की मेजी पुनर्स्थापन से हुई। इससे पहले टोकुगावा शोगुनों के हाथ में वास्तविक सत्ता थी। इससे पहले क्या, तो जो 1868 है, इससे पहले जो जापान का सत्ता किसके हाथ में था, टोकुगावा शोगुनों के हाथ में था, जबकि सम्राट केवल नाम मात्र के शासक थे। लेकिन पश्चिमी देशों के दबाव और आंतरिक असंतोष के कारण शोगुन शासन कमजोर हो गया। जब आंतरिक संघर्ष देखने को मिला, गृह युद्ध देखने को मिला, ठीक है, और जो बाहरी दबाव है उसके कारण कहा जा रहा है कि जो टोकुगावा शासन है वो कमजोर होता गया, जो शोगुन शासन है वो कमजोर होता गया। 1868 ईस्वी में सम्राट मुत्सुहितो को वास्तविक सत्ता सौंप दी गई। जब मेजी पुनर्स्थापन हुआ तो 1868 ईस्वी में जो जापान का सम्राट मुत्सुहितो उसको वास्तविक सत्ता सौंप दी गई। इसे मेजी पुनर्स्थापन कहा जाता है। इसके बाद जापान में केंद्रीकृत शासन शुरू हुआ। क्या हुआ, केंद्रीकृत शासन का स्थापना हुआ। केंद्रीकृत शासन का स्थापना का मतलब ये है कि अब जो पूरे जापान को शासन करेगा, पूरे जापान पर जो शासन करेगा वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, सिर्फ वो राजा है।
और इससे पहले क्या था, 1868 से पहले क्या था, तो वहां पर सामंती व्यवस्था था, मतलब राजा तो होता था लेकिन वो राजा सिर्फ नाम मात्र का होता था। वहां के जो शोगुन है वो अपने लिए अलग अलग अधिकारियों को रखता था, ठीक है, जैसे सेनापति रखता था, अलग अलग क्या है तो वो सामंतों को रखता, ताकि अलग अलग क्षेत्रों से कर वसूला जा सके, वहां पर शासन किया जा सके। तो पहले सामंती व्यवस्था था, लेकिन जब मेजी पुनर्स्थापन हुआ 1868 में, उसके बाद वहां पर एकीकृत शासन का स्थापना हुआ। सम्राट ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया तथा पूरे देश को आधुनिक बनाने के लिए सुधार किए। सरकार ने सामंती राज्यों को समाप्त कर प्रशासन को केंद्रीकृत किया। जितने भी सामंती राज्य थे, मतलब छोटे छोटे राज्यों में इसको बांट दिया गया था, वहां पर एक सामंत हुआ था, उस चीज को समाप्त कर दिया और प्रशासन को क्या किया, केंद्रीकृत कर दिया। अब पूरे देश को कौन देखेगा, सिर्फ एक राजा देखेगा। पूरे देश में एक समान कानून और प्रशासन लागू किया गया। इससे राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई, जो आधुनिक जापान के निर्माण का पहला आधार बना। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, जो आधुनिक जापान के निर्माण का पहला आधार बना। तो इस तरह से क्या है, तो जो जापान है वो एक आधुनिक हुआ है, एक आधुनिक राष्ट्र बना है। दूसरा जो पॉइंट है वो है सामंती व्यवस्था का अंत। सामंती व्यवस्था का अंत। आधुनिक जापान के निर्माण के लिए सामंती व्यवस्था को समाप्त करना आवश्यक था। जब तक सामंती व्यवस्था का कह सकते हैं कि खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, तब तक आधुनिक राष्ट्र नहीं बन सकता। ठीक है, आधुनिक जापान का निर्माण नहीं हो सकता था, क्योंकि जो कानून है वो अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था, अलग अलग तरीके से लोग शासन करते थे, जिसके कारण सभी पर क्या तो समान कानून लागू नहीं हो पा रहा था। मेजी सरकार ने दाइम्यो, जो सामंत लोग थे, उसकी जागीरें समाप्त कर दी, ठीक है, और उनकी शक्तियां सरकार के अधीन कर दी। उनकी जो शक्तियां वो सरकार के अधीन कर दी, मतलब पहले क्या जो सामंत लोग थे वो अपने अपने छोटे छोटे क्षेत्रों को देखने का काम करते थे, अपनी अपनी शक्तियों से अपने अपने तरीके से शासन करते थे। तो उनके जो जागीर थे उनको समाप्त कर दिया और उसको उनकी शक्तियों क्या सरकार के अधीन कर दिया गया। सामुराई वर्ग के विशेष अधिकार भी खत्म कर दिए। जो सामुराई वर्ग के पास विशेष अधिकार थे उसको भी समाप्त कर दिया गया। पहले जापानी समाज कई वर्गों में बटा हुआ था और लोगों की सामाजिक स्थिति जन्म के आधार पर तय होती थी। लोगों का जो सामाजिक स्थिति कैसे जन्म के आधार पर तय होता था। अगर आप समुराई के घर जन्म लेते हैं तो आप समुराई कहलाएंगे, व्यापारी घर तो व्यापारी, किसान घर तो किसान, इस तरह से। लेकिन आधुनिक सुधारों के बाद सभी नागरिकों को समान माना जाने लगा। इससे सामाजिक गतिशीलता बढ़ी और लोगों को नए अवसर मिलने लगे। सामंती व्यवस्था के अंत ने जापान में आधुनिक समाज और आधुनिक प्रशासन के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तीसरा हम लोग देखते हैं आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का विकास। ये सब क्या हम लोग देख रहे हैं, तो जापान में आधुनिकीकरण कैसे हुआ है उसकी प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। तो तीसरा जो प्रक्रिया वो है आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का विकास। जापान में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का विकास होने लगा। जापान के आधुनिक उदय में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। मेजी सरकार ने यह समझ लिया था कि बिना शिक्षा के आधुनिक राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है, इसलिए पूरे देश में आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू की गई। सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की। विज्ञान, तकनीक, गणित और आधुनिक विषयों पर विशेष बल दिया गया। पश्चिमी देशों की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करके उसे जापान में लागू किया गया। ऐसा नहीं कि जो वहां पर पढ़ा रहा था सिर्फ उसी को यहाँ पर, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो जो विदेशों में पढ़ाया जा रहा है उसी चीज को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं किया, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जापान के लोगों को वहां पर भेजा गया विदेशों में और चीजों को अध्ययन किया कि वहां पर लोगों को पढ़ाया कैसे जाता है, किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, और उस तकनीक को फिर जापान लाया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रहा है तो यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने लगो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या तो जापान एक आधुनिक राष्ट्र बन पाया। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे करके बन गया। विदेशी विशेषज्ञों को जापान बुलाया गया और जापानी छात्रों को यूरोप तथा अमेरिका भेजा गया ताकि वे आधुनिक ज्ञान प्राप्त कर सके। जो विदेशी विशेषज्ञ थे, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उसको जापान बुलाया कि आप हमारे यहाँ पर सिखाइए चीजों को, और जो यहाँ के काबिल छात्र थे उसको विदेशों में भेजा गया, अमेरिका भेजा गया, यूरोपीय देशों में भेजा गया, ताकि आप वहां पर अच्छे जा करके सीख सकें। शिक्षा के प्रसार से जापानी समाज में जागरूकता बढ़ी और नई तकनीकों को अपनाने में आसानी हुई। यही शिक्षित वर्ग आगे चलकर जापान के औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास का आधार बना। आप खुद सोच करके देखिए कि जो जापान है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था, लेकिन उन्होंने क्या किया, पश्चिमी देशों से सीखा। ठीक है, और सीख करके आज देख सकते हैं कि जो जापान है वो पूरी दुनिया से 50 साल आगे चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो बचपन से सारे लोग तेज थे, वो लोगों ने क्या क्या सीखा है। ठीक है, चीजों को सीखा, अध्ययन करके सिखाया अपने लोगों को, तब जाकर के वो आज इस स्तर पर पहुंचा है। चौथा जो हम लोग प्रक्रिया देखते हैं वो है औद्योगिक विकास और आर्थिक सुधार। जापान के आधुनिक उदय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका तीव्र औद्योगिक विकास था। क्या उसमें औद्योगिक विकास बहुत ही जल्दी हुआ। मेजी सरकार ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए। सरकार ने रेलवे, डाक व्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली और संचार सुविधाओं का विकास किया। बड़े पैमाने पर कारखाने स्थापित किए गए। कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, इस्पात उद्योग और मशीन निर्माण उद्योग तेजी से विकसित हुए। जब पश्चिमी देश जापान में आए व्यापार करने के लिए, ठीक है, बेचने के लिए, बाजार बनाने के लिए,
तब इसने दरवाजा खोल तो दिया मजबूरी में, लेकिन उसका फायदा इनको बहुत ज्यादा हुआ। अब इन्होंने क्या किया, चीजों को फायदा उठाना शुरू किया। अब जैसे विदेशी लोग यहाँ पर आए जापान में, तो उन्होंने यहाँ पर फैक्ट्रियां डाली, ठीक है। तो अपने तरफ से भी इन्होंने क्या किया, बहुत सारे उद्योगों को लगा दिया, और वहां पर काम करने के लिए जो विदेशी लोग आए थे वो वहां पर काम कर रहे थे, तो इनके लोग भी यहाँ पर काम करे, तो चीजों को उन्होंने सीखा है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पर क्या है, तो बड़े पैमाने पर कारखाने स्थापित किए गए, कपड़ा का, जहाज निर्माण का, इस्पात उद्योग का, मशीन निर्माण का। आज देखते हैं कि जापान में बहुत सारे मशीनें बनाई जाती है, जापान में क्या है, तो जहाज बनाया जाता है, ठीक है। तो जापान में क्यों, भारत में क्यों नहीं बनता, भारत में कुछ सीखा ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ जो ट्रेडिशन चल रहा है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, बस वही चीज को फॉलो कर रहे हैं लोग, सीखने वाला कोई काम ही नहीं करता। शुरुआत में सरकार ने कई उद्योग स्वयं स्थापित किए, बाद में उन्हें निजी कंपनियों को सौंप दिया। फिर कहा जा रहा है कि विशी और मुत्सुई जैसे बड़े का औद्योगिक घरानों का विकास इसी काल में हुआ। जो इस तरह के बड़े बड़े घर के लोग थे, इस तरह से औद्योगिक घरानों का विकास इसी काल में हुआ था, जब लोगों ने क्या किया, निजी चीजों पर इन्वेस्ट करना शुरू किया। जैसे सरकार पहले सब कुछ देख रही थी, जो मुत्सुई तो है सब कुछ वो देख रहे थे, ठीक है, मतलब वो राजा था जापान का, तो वो सब कुछ देख रहा था, सब उसके नियंत्रण में था। लेकिन उसने भी क्या किया, सब चीजों को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए शुरू किया, निजी करना शुरू किया। तो जो बड़े लोग थे, जो पहले से रईस लोग थे, उन्होंने क्या किया, इस चीजों को समझा और वो आगे और बढ़ते गए। जैसे कि मुत्सुबिशी है या फिर जो मुत्सुई है, इस तरह के जो औद्योगिक घराने थे वो इसी काल में विकसित हुए हैं। औद्योगिक विकास के कारण रोजगार बढ़ा, व्यापार का विस्तार हुआ और जापान की अर्थव्यवस्था मजबूत होती गई। कुछ ही दशकों में जापान एशिया के सबसे विकसित और औद्योगिक देश बन गया। अब सोच के देखिए, जो सबसे गरीब था, जहाँ पर लोग सिर्फ उसको बाजार के तौर पर देख रहे थे, अब वो क्या है, तो एशिया का सबसे बड़ा विकसित और औद्योगिक देश बन गया। पांचवा हम लोग देख लेते हैं, इसका जो प्रक्रिया है आधुनिक सैन्य व्यवस्था का निर्माण। इन्होंने क्या किया, आधुनिक सैन्य व्यवस्था का निर्माण करना शुरू किया। जो विदेशी लोगों के पास हो गया था, जो यूरोपीय देशों के पास हो गया था, उन्होंने, जापान ने भी इनका निर्माण करना शुरू कर दिया। जापान ने यह समझ लिया था कि आधुनिक राष्ट्र बनने के लिए मजबूत सेना आवश्यक है, इसलिए मेजी सरकार ने पश्चिमी देशों की तर्ज और आधुनिक सेना और नौसेना का निर्माण किया। जो उनके पास था उसी चीज को इन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया। अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की गई ताकि हर नागरिक देश की रक्षा में भला भाग ले सके। अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर देगा, मतलब सभी को क्या है, तो सेना में जाना है, एक घर में इस तरह से सभी को जाना है। सेना को आधुनिक हथियारों और तकनीकों में लेस किया गया। क्या किया गया, जो सेना है उसको आधुनिक हथियारों से, तकनीकों से लेस किया गया, मतलब उसमें सब कुछ डाला गया। फ्रांस और जर्मनी की सैन्य व्यवस्था का अध्ययन करके जापान ने अपनी सेना को आधुनिक बनाया। फिर से आपको बता रहे कि इन्होंने क्या अध्ययन किया है, ऐसा नहीं कि भाड़ा पर आदमी रख लिया और करा लिया। वो वहां पर गए, उन्होंने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सेना व्यवस्था है, किस तरह से लोग काम करते हैं, और चीज को फिर अपने देश में अप्लाई किया, तब जाकर इनका देश इतना बेहतर हुआ था। आधुनिक सैन्य शक्ति के कारण जापान ने चीन और रूस जैसे बड़े देशों को युद्ध में हराया। आप लोग क्वेश्चन देखेंगे कि जो 94-95 1894-95 है, उसमें जापान ने चीन को हरा दिया। फिर उसी टाइम में जो 1904 और 5 है, उस टाइम में रूस को हरा दिया। तो ये कैसे किया गया, आधुनिक सैन्य शक्ति के कारण किया गया। जापान उस टाइम में बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। तो कहा जा रहा है कि आधुनिक सैन्य शक्ति के कारण जापान ने चीन जैसे और रूस जैसे बड़े देशों को युद्ध में हराया। 1894-95 ईस्वी में चीन जापान युद्ध था। 1904-5 ईस्वी में रूस जापान युद्ध में जापान की विजय विश्व को चौंका दिया। इसे जापान एक बड़ी विश्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। अब क्या है, जो जापान है वो पश्चिमी देशों से टक्कर लेने लायक बन गया था, मतलब आंख मिलाने के लायक वो बन गया था। छठा जो प्रक्रिया हम देखते हैं वो है पश्चिमी तकनीक और संस्थाओं का अपनाना। जो पश्चिमी तकनीक है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, उसको और जो वहां की संस्थाएं, उस चीज को उन्होंने क्या क्या अपनाया, जापान ने क्या क्या उसको अपनाया। जापान ने पश्चिमी देशों की प्रगति का गहराई से अध्ययन किया, लेकिन उसने केवल कि अंधानुकरण नहीं किया। ऐसा नहीं कि जो वो लोग कर रहे वही सेम टू सेम अपना दे, तो अंधानुकरण नहीं किया उन्होंने, बल्कि अपनी परंपराओं को बनाए रखते हुए उपयोगी पश्चिमी तकनीकों को और संस्थाओं को अपनाया। जो जरूरी था सिर्फ उन्हीं चीजों को यहाँ पर अपनाया गया। तो जो पश्चिमी तकनीक था उसको अपनाया, जो संस्थाएं थी उसको अपनाया। राजनीतिक क्षेत्रों में संविधान और संसद की स्थापना की गई। आपको हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके थे, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र में आधुनिक बैंकिंग और व्यापार प्रणाली विकसित की गई। शिक्षा हो, विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में भी पश्चिमी तकनीकों का उपयोग किया गया। इन सब क्षेत्रों में क्या, तो जो पश्चिमी टेक्नोलॉजी उसका उपयोग किया गया। जापान की विशेषता यह थी कि उसने आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति को सुरक्षित रखा। यही संतुलन उसके तेज विकास का मुख्य कारण बना। जापान ने पश्चिमी देशों से जो भी टेक्नोलॉजी था उसको अपनाया, जो भी वहां की संस्थाएं थी उस चीज को अपनाया, लेकिन अपनी संस्कृति को जाने न दिया, अपनी संस्कृति को बनाए रखा। सातवां जो अपना लोग प्रक्रिया देखेंगे जापान के आधुनिकीकरण का, वो है राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रवाद और लोगों में जो देश के प्रति प्रेम था, देश के प्रति जो अखंडता था, उसको बनाए रखना। जापान के आधुनिक उदय में राष्ट्रवाद की भावना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेजी सरकार ने लोगों में देशभक्ति और सम्राट के प्रति
निष्ठा की भावना विकसित की। उन्होंने क्या किया, लोगों में ये भावना जगाया कि जो सम्राट है सिर्फ वही क्या है आपके लिए मजबूत, कह सकते हैं कि वही क्या है तो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, उसका इज्जत करना जरूरी है। शिक्षा, सेना और प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया गया। लोगों को यह समझाया गया कि देश की प्रगति ही उनकी व्यक्तिगत प्रगति है। लोगों को यह समझाया गया मुत्सुद्दीतों के द्वारा कि अगर देश विकास करेगा तो लोग विकास करेंगे। ठीक है, देश का विकास है क्या है तो लोगों का व्यक्तिगत विकास है। राष्ट्रवाद की इस भावना ने जापानी जनता को कठिन परिश्रम, अनुशासन और त्याग के लिए प्रेरित किया। यही कारण था कि जापान बहुत कम समय में विश्व शक्तियों के बराबर पहुंच गया। लोगों ने क्या किया, उस चीज को व्यक्तिगत ले लिया, मतलब पर्सनली ले लिया, और लोगों ने खुद से मेहनत करना शुरू किया, चीजों को सीखना, चीजों को बनाना। ठीक है, और क्या वो देश जो है बहुत ही जल्दी विकास कर गया। आठवां जो यहाँ पर हम लोग प्रक्रिया देखेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में जापान का उदय, और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में जापान का उदय होता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक जापान एशिया की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। चीन और रूस पर विजय के बाद विश्व के देशों ने जापान को गंभीरता से लेना शुरू किया। अब जो पश्चिमी देश थे उनको लगने लगा कि अगर जापान बहुत आगे बढ़ जाएगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या टेंशन होने लगा, और इसी टेंशन के कारण जापान को नीचे गिराया गया। जापान ने अपने औद्योगिक और सैन्य विकास के आधार पर साम्राज्यवादी नीति अपनाई और कोरिया, मंचूरिया आदि क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बढ़ाया। इससे वह विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण शक्ति बन गया। जब आपके पास शक्ति हो जाता है, कहा जाता है कि जो शक्ति या फिर जो पैसों का ताकत है वो क्या करता है, अपने साथ अहंकार भी लाता है। उसी तरह से जब जापान में शक्ति आया, सैन्य शक्ति बढ़ा, उसके पास पैसे आ गए, तो उनके पास क्या अहंकार बढ़ गया और साम्राज्यवाद पर बढ़ गए, साम्राज्यवाद के चीजों को लेकर के आगे बढ़े, मतलब अब दूसरे देशों पर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस करता था, उसी तरह से इसने भी शुरू कर दिया। हालांकि आगे चलकर जापान की साम्राज्यवादी नीति ने द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटनाओं को जन्म दिया, फिर भी उसका आधुनिक उदय विश्व इतिहास की एक अद्भुत प्रक्रिया मानी जाती है। इससे जो विकसित होता है देश वो बहुत ही कम होता है। आज आप चाइना को देखते हैं, हम लोग 1947 में आजाद हुए, मतलब हमारा जो देश है 1947 में आजाद हुआ, और चाइना 1949 में। अब सोचिए चाइना कहाँ और हम लोग कहाँ पर हैं, तो कितना जल्दी वो लोग विकास किया और हम लोग कहाँ का कहाँ रह गए। जापान के आधुनिक उदय का महत्व हम लोग देखते हैं। पहला इसका महत्व रहा वो है एशिया का पहला आधुनिक राष्ट्र बना ये जापान। जापान एशिया का पहला देश बना जिसने पश्चिमी देशों की बराबरी करते हुए आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र का रूप प्राप्त किया। उस टाइम सब इससे डरते थे, सोचिए कितना शक्तिशाली बन गया था, और सारे देश मिलकर चाहते थे कि जापान को गिराया जाए। दूसरा है पश्चिमी शक्तियों को चुनौती। ये पश्चिमी शक्तियों को चुनौती देने वाला एक अकेला राष्ट्र बन गया था। जापान ने यह सिद्ध कर दिया कि एशियाई देश भी आधुनिक बनकर पश्चिमी शक्तियों को मुकाबला कर सकते हैं, मतलब एशिया का एक ऐसा देश जो पश्चिमी देशों को चुनौती दे सकता था। तीसरा महत्व एशियाई राष्ट्रवाद को प्रेरणा। भारत, चीन और अन्य एशियाई देशों के राष्ट्रवादियों ने जापान की सफलता को प्रेरणा प्राप्त की। जापान की प्रगति ने उपनिवेश देशों में आत्मविश्वास बढ़ाया। जापान ने कह सकते हैं प्रगति हासिल किया था, उसने क्या जो उपनिवेश देश थे, मतलब उस टाइम में जो गुलाम देश थे, उसमें क्या है प्रेरणा डाला, मतलब कह सकते उसने क्या प्रेरणा लिया कि जापान जब इतना आगे बढ़ गया तो हम लोग भी बढ़ सकते हैं। औपनिवेशिक देश उस टाइम में कौन था, हम लोग थे, चाइना था। औपनिवेशिक देश हम लोग नहीं थे क्या? मान लीजिए 1868 का बात हो रहा है, 1912 का बात हो रहा है, हम लोग कब आए थे 1947 में, तो हमारा देश तो किसी का गुलाम था। तो औपनिवेशिक उसी को कहते हैं जब हम लोग किसी के अंडर रहते हैं। चौथा इसका महत्व वो है औद्योगिक और सैन्य शक्ति का विकास। आधुनिक उद्योग और सेना के कारण जापान विश्व की प्रमुख शक्तियों में शामिल हो गया। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, इसके महत्व को भी लिख देंगे। एक छोटा सा निष्कर्ष लिखा, उसको भी समझ लीजिए। कहा कि जापान का आधुनिक उदय विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। मेजी पुनर्स्थापन के बाद जापान ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक और सैन्य क्षेत्रों में व्यापक सुधार किया। इन सुधारों ने जापान को कुछ ही दशकों में एक आधुनिक औद्योगिक और शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहते कि आप लोग हर सेमेस्टर में या फिर हर विषय का अच्छे से तैयारी करें, हर मेजर पेपर का अच्छे से तैयारी कर सके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।